नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार से एक बार फिर सियासत की नई पटकथा यानी नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और इस स्क्रिप्ट को लिखने का काम विपक्षी गठबंधन कर रहा है, जो इस चुनावी साल में बीजेपी को न केवल बिहार की सत्ता बल्कि केंद्र की सत्ता से भी बाहर करने के लिए तैयार बैठा है। आप जानते हैं कि कल लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार से उनके घर पर राहुल गांधी ने मुलाकात की और इससे पहले सुबह तेजस्वी यादव और राहुल गांधी होटल मौर्या में पटना में कुछ देर के लिए मिले ही थे और आज लोजपा नेता पशुपति पारस लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके घर पहुंच गए। पिछले एक हफ्ते में इन दोनों नेताओं के बीच ये तीसरी मुलाकात है और इसके बाद कयास ये तेज हो गए हैं कि अब पशुपति पारस राजद के साथ हाथ मिलाकर इंडिया गठबंधन को मजबूती देंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर ये एनडीए के लिए परेशानी का सबब होगा, परेशानी की बात होगी, क्योंकि बिहार में महादलितों के वोट एनडीए के हाथ से फिसल जाएंगे। चिराग पासवान पर बीजेपी बहुत भरोसा कर रही है, मगर पशुपति पारस और लालू प्रसाद यादव इन दोनों अनुभवी नेताओं की बनाई रणनीति के आगे क्या चिराग पासवान टिक पाएंगे, ये बात अब बीजेपी को सोचना चाहिए। वैसे राहुल गांधी के कल के पटना दौरे के बाद से ही हलचल तेज हो गई थी कि अब बिहार में सियासी समीकरण बदल सकते हैं। इंडिया गठबंधन के टूटने के इंतजार में बैठे लोग इस बात पर काफी खुश हुए थे जब लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी की नेतृत्व क्षमता की तारीफ की थी। आप याद कीजिए, बीच में जब ममता बनर्जी से उनके मुंह में माइक लगाकर पूछा था एक चैनल के पत्रकार ने कि अगर आपको इंडिया गठबंधन का नेतृत्व मिले तो आप क्या करेंगी, तो इस पर ममता बनर्जी ने कहा था कि पहली बात तो यह है कि मैं ये नेतृत्व चाहती नहीं हूं। और फिर उसके बाद पूछा गया कि अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगी, तब उन्होंने कहा ममता बनर्जी ने कि अगर ऐसा होता है तब भी मैं वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की ही सेवा करना चाहूंगी और यहीं रहूंगी और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व भी करूंगी जो काम मुझे दिया जाएगा। इस बात के बाद बहुत चर्चा यह चलने लगी थी कि ममता बनर्जी क्या इंडिया गठबंधन को नेतृत्व देने जा रही हैं और राहुल गांधी सहित यानी कांग्रेस पार्टी को बाहर किया जा रहा है। और इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने भी एक बयान दिया था कि हां, ममता बनर्जी की नेतृत्व क्षमता जो है अच्छी है, इतने सालों से वो मुख्यमंत्री हैं, उनमें नेतृत्व क्षमता है और इसकी तारीफ उन्होंने की थी। लेकिन कल राहुल गांधी जब लालू प्रसाद के घर पहुंचे और जिस गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार हुआ, उससे जाहिर होता है कि राजद और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक है और साथ ही राहुल गांधी को लेकर भी लालू प्रसाद आश्वस्त हैं। तभी तो कल की मुलाकात का वीडियो आज फिर राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से डाला गया है और उसको शेयर किया गया है एक्स के जरिए। आइए जरा उस जो वीडियो राजद ने आज स्पेशली जो जारी किया है उस वीडियो को आपको हम दिखाएंगे। हालांकि उसमें कुछ भी नया नहीं है, मगर सबसे बड़ी जो आप विजुअल देख रहे हैं यही विजुअल है, लेकिन उसको चूंकि राजद ने आज स्पेशली इसके मायने निकलते हैं और बहुत हैं इसके मायने, इसलिए यहां समझना जरूरी है कि आखिर आज लालू प्रसाद यादव जिस गर्मजोशी के साथ यहां राहुल गांधी का अपने घर पर राबड़ी देवी भी, लालू प्रसाद यादव भी मुलाकात और बात और उसके बाद गौशाला घुमाना, फिर मंदिर दिखाना, ये सारी चीजें इन्होंने जो की, इसके मायने बहुत हैं, यह समझने की जरूरत है। और यहां से जो सियासी समीकरण है, जो यहां पर रणनीति तैयार की गई है, उस रणनीति से क्या आगे होने जा रहा है। एक सबसे बड़ी बात कि आज राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। उस घोषणा तक भी आएंगे कि राहुल गांधी ने नई लड़ाई जो छेड़ दी है उसकी घोषणा क्या है, उस लड़ाई के जरिए वो कहां तक किसको अचीव करना चाहते हैं, किसको टारगेट करना चाहते हैं, यह भी हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले कि राजद ने जो ट्विटर पे एक्स के जरिए जो वीडियो डाला है, उस वीडियो को जरा अगर स्क्रीन पर हम ले आ पाए तो जरूर लेके आइए और उसको दिखाना चाहते हैं हम कि आखिर इसके जरिए आरजेडी क्या कहना चाहती है। जरा देख लीजिए क्या कह रहे हैं यहां पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। देखिए जरा।
तो देख रहे थे आप यहां पर स्नेह, चाय और गौशाला भ्रमण वाली एक शाम, ये लिखकर लालटेन के साथ यानी आरजेडी का जो सिंबल है, चुनाव चिन्ह है, उसके साथ ये वीडियो, ये रील बनाकर डाला गया और इसको सोशल मीडिया पर प्रसारित करने का मतलब है कि कितनी गर्मजोशी है यह आप विजुअल्स के जरिए देख सकते हैं। घटना कल की है लेकिन चर्चा आज हम इसकी क्यों कर रहे हैं। पशुपति पारस जो चाचा हैं चिराग पासवान के, एक सप्ताह में तीसरी बार मिलने आखिर क्यों पहुंचते हैं लालू प्रसाद यादव के घर पर, इसके भी मायने हैं और इससे आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे। राहुल गांधी ने कल पटना जाकर एक तरफ संविधान सुरक्षा की बात की, आप लोगों ने देखा, और दूसरी तरफ बीपीएससी के अभ्यर्थियों, छात्रों या परीक्षार्थियों जो भी कह लीजिए, उससे मुलाकात की। लालू प्रसाद से मुलाकात कर इंडिया गठबंधन को मजबूती दे दी राहुल गांधी ने और आज उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया, बड़ी घोषणा कर दी है राहुल गांधी ने व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, व्हाइट टी शर्ट यानी सफेद टी शर्ट में राहुल गांधी रहते हैं और आज इन्होंने सफेद टी शर्ट मूवमेंट की शुरुआत कर दी है जो मेहनत कशों के हक की बात करता है, करता रहेगा, यह बात कह रहे हैं राहुल गांधी। सबसे पहले आइए इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो के जरिए, जो वीडियो अभी हम आप तक पहुंचा रहे हैं फुल स्क्रीन, इस वीडियो के साउंड के साथ आपको हम दिखाते हैं कि इस वीडियो के जरिए राहुल गांधी ने क्या पैगाम देने की कोशिश की है, टारगेट ऑडियंस कौन है यह भी समझेंगे और इसके बाद राहुल गांधी ट्विटर पे ट्वीट क्या करते हैं, लिखते क्या हैं, वो भी देखेंगे। पहले देखिए इस वीडियो को पूरा। जब हम भारत के विकास के बारे में सोचते हैं तो बड़े शहर, ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और गाड़ियां दिमाग में आती हैं। हम खून पसीना एक करके ठंड, बारिश और गर्मी में जी तोड़ मेहनत करके इन शहरों को हर रोज चलाने और बनाने वाले करोड़ों मेहनतकश लोगों को भूल जाते हैं। आज मेहनतकश वर्ग मोदी और बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के कारण भयंकर दबाव में जी रहा है। बढ़ रही महंगाई ने इनके सपनों को तोड़ दिया है। कंपनियां तो फायदे में है पर इनकी आमदनी नहीं बढ़ रही है। जिंदगी और बदतर होती जा रही है। मेहनतकश लोग उत्पीड़न, हिंसा और शोषण का शिकार होते हैं। आज हम व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। ये व्हाइट टी शर्ट सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, ये संविधान की रक्षा और न्याय के लिए खड़े होने का प्रतीक है। देश में बढ़ती हुई आर्थिक असमानता सबसे बड़ी समस्या है। जाति और धर्म के आधार पर यह खाई और बड़ी है। इस खाई को हमें पाटना होगा। व्हाइट टी शर्ट 5 सिद्धांतों की प्रतीक है: करुणा, अहिंसा, एकता, समानता और सबकी प्रगति। यही हमारी हजारों साल पुरानी महान सभ्यता के मार्गदर्शक मूल्य है और भारतीय होने का तरीका है। यदि आप आर्थिक असमानता और भेदभाव के खिलाफ हैं और देश में शांति और स्थिरता चाहते हैं तो व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट से जुड़े। संविधान से मिले न्याय के हक की रक्षा हमारी साझी जिम्मेदारी है। आज ही अपनी व्हाइट टी शर्ट पहने और इस आंदोलन का हिस्सा बने। जय हिंद, जय संविधान। तो ये व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट और इस वीडियो को जारी करते हुए राहुल गांधी ने लिखा क्या है जरा वो भी देख लीजिए। इसके मायने क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आइए इस ट्वीट को देखते हैं। राहुल गांधी लिखते हैं, आज मोदी सरकार ने गरीब और मेहनतकश वर्ग से अपना मुंह मोड़ लिया है और उन्हें पूरी तरह से उनके हाल पर छोड़ दिया है। सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ गिने चुने पूंजीपतियों को ही और समृद्ध करने पर है। इस वजह से असमानता लगातार बढ़ती जा रही है और खून पसीने से देश को सींचने वाले श्रमिकों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वे तरह तरह के अन्याय और अत्याचार झेलने को मजबूर हैं। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर उन्हें न्याय और हक दिलाने के लिए मजबूती से आवाज उठाएं। इसी सोच के साथ हम व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। मैं अपने युवा और मेहनतकश वर्ग के साथियों से अपील करता हूं कि वे इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस अभियान से जुड़ने और इससे संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए इस लिंक पर विजिट करें या इस नंबर पर मिस्ड कॉल दें। यह राहुल गांधी ने ट्वीट कर सीधा सीधा आज एक नई लड़ाई की शुरुआत कर दी है। एक ऐसे अभियान की शुरुआत कर दी है जहां से देश के युवाओं को बहुत मजबूती दे सकते हैं राहुल गांधी। इधर कल राहुल गांधी दिल्ली में अपनी पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। आप जानते हैं कि कल 20 तारीख है और कल से दिल्ली में पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं राहुल गांधी वाल्मीकि मंदिर से, और जिससे दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों, बिहार
और दिल्ली, इन दोनों चुनावी राज्यों को एक साथ राहुल गांधी साध रहे हैं। उधर बिहार में विपक्ष की तरफ से लिखी जा रही नई चुनावी पटकथा से बीजेपी की सत्ता के लिए चुनौती और बढ़ रही है। क्या बीजेपी इस चुनौती का मुकाबला कर पाएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी कल पहुंचे, शाम को, कल दोपहर पहुंचे, सुबह पहुंचे पटना, लेकिन शाम को लालू प्रसाद यादव से, उनके घर पर राबड़ी देवी से गर्मजोशी के साथ मुलाकात होती है। आज फिर लालू यादव के घर पर पहुंचते हैं तीसरी बार सप्ताह में पशुपति पारस। आखिर क्या रणनीति चल रही है उधर, और इधर जो लड़ाई राहुल गांधी छेड़ रहे हैं उसके क्या मायने हैं, इन सबको समझें। और इन सब के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, चर्चा यह भी कि कल राहुल गांधी जब पटना पहुंचते हैं तो शाम को आखिर क्यों अमित शाह आंध्र प्रदेश पहुंच जाते हैं। चंद्रबाबू नायडू से रात को ही उनकी मुलाकात होती है और आज दिन में भी मुलाकात होती है। क्या कारण है कि अब चंद्रबाबू नायडू भी यहां बीजेपी और खासकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को याद आ रहे हैं? सब समझेंगे इस चर्चा में। आइए जरा आपको मिलवाता हूं उन हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों से जिनके विचार अभी आप सुनेंगे और इन कई सारे सवालों का जवाब देंगे। देखिए, 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी हैं, जयशंकर गुप्ता जी हैं, राहुल लाल जी, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो आप अब तक जुड़ चुके हैं उनका, और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। कल से आज तक क्या कुछ बदला है प्रेम कुमार जी? सबसे बड़ी चीज कि उधर राहुल गांधी पटना से दिल्ली आते हैं, व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन पटना में जो रणनीति तैयार होती है वो क्या है आखिर, ये समझना जरूरी है। और पशुपति पारस का एनडीए छोड़ना, अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर वो एनडीए छोड़ते हैं तो उससे किसको फायदा, किसको नुकसान, ये सब कुछ जरा बताइए। राजीव जी, राहुल गांधी पहुंचे 18 को, पहले से तय कार्यक्रम था संविधान सम्मेलन समारोह, और चूंकि वहां का बिहार का जो सामाजिक समीकरण है, सामाजिक राजनीति है, उसमें कांग्रेस अपने आप को खड़ी कर रही है। और राहुल गांधी इससे पहले जब वहां न्याय यात्रा में गए थे तब भी उनके पीछे लोग लामबंद हुए थे, और लोकसभा चुनाव में भी इसका असर दिखा था। और अब जबकि नए सिरे से नीतीश कुमार के इधर से उधर होने के बाद की जो दौर है, उस समय आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की ओर आकर्षण ज्यादा है और एनडीए की ओर टूट की जो आवाज है वो सुनाई दे रही है। चाहे पारस जी की बात करें, वो भी एनडीए खेमे में है, जो टूट करके लगातार यहाँ आ रहे हैं, मिल रहे हैं लालू प्रसाद जी से, और पूरी संभावना है कि वो एक गठबंधन, इंडिया गठबंधन में जुड़ेंगे। तो ये इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि महादलित समुदाय की सियासत से जो महागठबंधन दूर रहा था, और उसकी वजह वास्तव में नीतीश कुमार ही रहे हैं। बिहार की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि नीतीश कुमार ने दलित वर्ग को महादलित में इसलिए बांटा था ताकि महादलित की सियासत करने वाले रामविलास पासवान को अलग थलग किया जा सके। तो वो महादलित समुदाय अगर इंडिया गठबंधन की ओर आकर्षित हो रहा है, हालांकि वो डिवाइडेड है 2 हिस्सों में अपने ही परिवार की वजह से, फिर भी उसका एक भी हिस्सा अगर इधर आता है तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा फर्क दिखेगा। इसके अलावा इंडिया गठबंधन में ये नजर आ रहा है कि जो सिंक है, पॉलिटिकल सिंक आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, वो दिनों दिन मजबूत हो रहा है। बीते दिनों भी जब इंडिया गठबंधन टूट रहा है जैसी चर्चा होने लगी थी, आपने सुना था कि तेजस्वी यादव ने बहुत मजबूती के साथ कहा था कि हम महागठबंधन में तो बिहार में है ही, और इंडिया गठबंधन नेशनल लेवल पर बना था। तो तब भी उनकी बातों को भी तोड़ फोड़ मोड़ करके लोगों ने बताया था। मगर अब ये तस्वीरें बता रही हैं कि
आरजेडी कितनी मजबूती से इमोशनल बॉन्डिंग के आधार पर दोनों जुड़े हुए हैं, राहुल गांधी के साथ जुड़े हुए हैं। पूरा परिवार वेलकम करता है, पूरा परिवार उनकी मेजबानी करता है। ये राजनीति से अलग हट करके भी है, जो राजनीतिक संबंधों को भी मजबूती प्रदान करता है। और आप देखेंगे कि जो आवाज राहुल गांधी के लिए वहां पटना में उठी, सभाओं में उठी, ये माहौल पहले नहीं हुआ करता था। ये समझ लीजिए लोकसभा चुनाव के पहले तो कतई नहीं होता था, और अब तो राहुल गांधी के लिए ऐसा लगता है कि जैसे बिहार जो है बहुत दिनों से कांग्रेस से दूर रहा, उसकी शक्ति कम होती रही, लेकिन अब लगता है राहुल गांधी वहां पूरे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करते दिख रहे हैं। तो ये एक चेंज जो है बिहार की सियासत में नजर आ रहा है। फौरी तौर पर घटनाएं होती नहीं है, रोज हल्ला गुल्ला मचता है, अफवाहें चलती हैं, हम उस पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन मूल रूप से घटनाएं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, राजनीतिक जो एक तरह से रीअलाइनमेंट और पॉलिटिक्स होता है वो उस दिशा में होगा। और उसमें हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ रहा है, एनडीए में ही टूट दिख रही है, इंडिया गठबंधन में जुड़ना दिख रहा है। ये बिहार की राजनीति का एक यथार्थ है। और स्लोगन या नारे के तौर पर आप देखें तो स्लोगन में आप जानते हैं कि बिहार से जब कभी भी पॉलिटिकल कुछ एजिटेशन होता है तो बिहार से होता है। अभी स्टूडेंट्स भी वहां मूवमेंट में रहे और राहुल गांधी भी जाकर के मिले, हालांकि उस स्टूडेंट्स मूवमेंट का तो राजनीतिक दलों ने कबाड़ा कर दिया है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ने राहुल गांधी को देख करके जो उत्साह दिखाया वो एक अलग बात है। वो उत्साह आपने देखा था उत्तर प्रदेश में भी स्टूडेंट्स ने दिखाया था, और उन सब का असर भी चुनाव में भी दिखा था। तो हम ये देखते हैं कि उम्मीद के तौर पर कि उम्मीद कौन है हमारा, कौन नेता हमारी उम्मीद है और कौन पार्टी हमारी उम्मीद है, कौन गठबंधन हमारी उम्मीद है, इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि जनता का जो आकर्षण है वो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के साथ दिखता है, और राहुल गांधी की मेहनत उसमें नजर आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी की मेहनत। और राहुल गांधी ने अब एक नई लड़ाई, और उसमें भी व्हाइट टी शर्ट। लगातार भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी व्हाइट टी शर्ट में नजर आते हैं, और व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। लेकिन प्रशांत टंडन जी, बिहार से लेकर दिल्ली तक, राहुल गांधी के इस मूवमेंट तक, और साथ में लालू प्रसाद यादव की रणनीति तक, आपके विचार? देखिए राजीव जी, बिहार से या राहुल गांधी के इनिशिएटिव से एक नई राजनीति जन्म ले रही है इस देश में, और वो राजनीति जो बीजेपी का डोमिनेंस है, आरएसएस का 100 साल चल रहा है, सबसे बड़ी चुनौती आरएसएस के लिए नई राजनीति पैदा करने वाली है। 2-3 फैक्टर है, मैं गिनाता हूं। एक, वीपी सिंह ने जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया और 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया 7 अगस्त 1990 को, और उसी के कुछ दिनों के अंदर बीजेपी ने समर्थन विड्रॉ कर लिया, वीपी सिंह की सरकार से सरकार गिर गई। तो वीपी सिंह उस मंडल कमीशन की राजनीति को वहां पहुंचा नहीं पाए, सामाजिक न्याय की राजनीति को शेप नहीं दे पाए जो वो दे सकते थे अगर वो लंबे समय तक रहते। उसने काम किया, लेकिन उसने रीजनल पावर्स बनाई, जो सोशल जस्टिस के आधार पर, सामाजिक न्याय की लड़ाई पर रीजनल पावर्स बनी। मुलायम सिंह यादव मजबूत हुए, मायावती मजबूत हुई, लालू प्रसाद यादव मजबूत हुए, नीतीश कुमार मजबूत हुए, रामविलास पासवान आए। ये सब लोग राजीव जी एक रीजनल पावर तो बने और केंद्र में उनकी बार्गेनिंग पावर हुई, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों को प्रभावित करने की स्थिति नहीं थी जी। अब जो राजनीति एक शेप ले रही है वो राष्ट्रीय राजनीति है। उसमें जातिवाद जनगणना है, 50% का रिजर्वेशन की लिमिट को हटाना है, रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। ये मोटे मोटे उसके वो हैं, लेकिन एक नई राजनीति एक नए समाज के साथ शेप ले रही है। मोदी जी ने क्या किया कि जो मिडिल क्लास मोदी जी का सबसे बड़ा समर्थक है, उस मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी उन्होंने, और एक नया मिडिल क्लास बन रहा है, बन चुका है।
वो बड़ी तेजी से उसका विस्तार हो रहा है। वो मिडिल क्लास मेहनत कश है, वो टैक्सी चला रहा है, वो काम कर रहा है, वो गीग वर्कर है, वो नए पेशों में है, वो टेक्नोलॉजी में भी आ रहा है, तमाम नए जगह पे वो आ रहा है। ये नया मिडिल क्लास बहुत बड़ी संख्या इसमें वंचित वर्ग की है, मुस्लिम्स की है। ये जो नया मिडिल क्लास है ये बहुत असर्टिव है, वो अपनी बात को बड़े लेवल पे कह सकता है। अब ये 1990 वाली स्थिति नहीं है जी। यहाँ पे ये मिडिल क्लास आ गया जो वंचित वर्ग का है, जिसका डायरेक्ट स्टेक होल्डर है सामाजिक न्याय की राजनीति का। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक नई राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय केंद्रित एक राजनीति जो है वो जन्म ले रही है, जिसके केंद्र में राहुल गांधी हैं। उसके इक्वल स्टेक होल्डर्स अखिलेश यादव है, स्टालिन है, या तेजस्वी यादव है, लालू प्रसाद यादव है, और भी लोग हैं। ये नई पॉलिटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, ये सब चीज को प्रभावित करने वाली है। तमाम बुद्धिजीवी जो अखबारों में लिखते हैं उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये 21वीं सेंचुरी का जो भारत है ये 80 के दशक का और 70 के दशक का भारत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मध्यम वर्ग का चरित्र बदल चुका है, मध्यम वर्ग की डेमोग्राफी बदल चुकी है। नए लोग जो आ रहे हैं, जो एस्पिरेशनल है, जो महत्वाकांक्षी हैं और उनके पास हुनर है, स्किल है, वो अपनी मेहनत से मिडिल क्लास में आ रहे हैं। वो कोई जमीनें बेचकर नहीं आ रहे हैं बाप दादाओं की, ना उनके पास कोई कास्ट की लेगेसी है कि सरनेम है तो उनको जगह मिल जाएगी। तो ये जो नया मिडिल क्लास है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी होगा, ये नई राजनीति को अपनी तरफ से मोल्ड करेगा। और उसी के साथ आप देखिए जो व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट है, ये क्या है? ये पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये मूवमेंट है। किस तरीके के लोग मांग रहे हैं, आज मैंने उनकी वेबसाइट में जाके देखा, वो पब्लिक पॉलिसी वॉलंटियर्स खड़े कर रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में उसी मिडिल क्लास के लोग आएंगे जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। तो इस देश में एक नए तरीके की राजनीति, जिसके की बहुत लंबा असर होगा, उसके कई आयाम होंगे, कई वर्टिकल्स होंगे। तमाम राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रोडक्शन, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसीज, जो एजुकेशन पॉलिसीज, ये सब चीज़ों को प्रभावित करने वाला है। तो इसलिए जो लालू प्रसाद यादव वहाँ पे कर रहे हैं, इस तरीके के तमाम लोग, अभी आप देखिएगा कि एक नया पोलराइजेशन इस देश में होगा। और इस व्हाइट टी शर्ट की एक और खास बात है, ये नफरत का, ये क्रिमिनल्स पैदा नहीं करेगी कि कोई खास रंग का गमछा डाल के मोटरसाइकिल पे आप घूम रहे हैं और जिसको चाहे वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ट्रेनों पे पीट रहे हैं। ये जो व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट है, ये नए बुद्धिजीवी पैदा करेगा। और ये नए बुद्धिजीवी उसी वंचित समाज के होंगे जो वीपी सिंह नहीं कर पाए थे। वो काम अब होगा और बहुत लंबे समय तक भारत की राजनीति को ये नई राजनीति प्रभावित करने वाली है। जी राजनीति, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये नई राजनीति बहुत लंबे समय तक प्रभावित करने वाली है। कैसे ये नई राजनीति शेप ले रही है और क्या कुछ इसका परिणाम होने जा रहा है, क्या कुछ इसकी परिणति होगी, ये सब हम समझने की कोशिश करते हैं। कल पटना में 18 तारीख को पटना में एक नहीं बल्कि दो सभाएं हुई। एक तरफ राहुल गांधी की, दूसरी तरफ आरजेडी की, और उसके बाद तीसरी सभा जिसमें इन दोनों की मुलाकात होती है और गर्मजोशी से मुलाकात होती है। लालू प्रसाद यादव वहां क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं, यहां दिल्ली में राहुल गांधी क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली में चुनाव है, राहुल गांधी कल से पदयात्रा पे निकल रहे हैं, लेकिन उससे पहले व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट, इसकी क्या इसका क्या रिजल्ट आएगा या इसकी क्या रूपरेखा है, क्या रणनीति है, ये सब कुछ समझते हैं। जरा आना चाहता हूं जयशंकर जी आपके पास। बहुत नजदीक से आप बिहार की राजनीति को भी देखते रहे हैं, समझते रहे हैं, और बिहार के कई नेताओं से आपके बहुत रूबरू इस विषय में बातचीत भी होती रही है। इधर राहुल गांधी, क्या रणनीति चल रही है आखिर?
और यहां कहां पे फंसे हुए नीतीश बाबू दिखाई देते हैं, कहां पे फंसे हुए उधर चंद्रबाबू दिखाई देते हैं, क्योंकि जहां इधर लालू यादव से मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचते हैं, नीतीश कुमार की चर्चा होती है, अमित शाह आंध्र प्रदेश पहुंच जाते हैं। चल क्या रहा है जयशंकर जी, आपसे बेहतर और कौन बताएगा? में कुछ तो नया होने की उम्मीद लग रही है, संभावना बन रही है। वैसे वहां इंडिया अलायंस अपने आप में बहुत मजबूत है। अगर थोड़ा सा ढंग से काम करें लोग, तो मुझे लगता है कि विधानसभा का चुनाव जीतने में उनको बहुत कठिनाई सामने नहीं आने वाली है। वहां राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई और सीपीआईएमएल खास तौर से, ये लोग मिल करके अगर बढ़िया से काम करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास दिक्कत आने वाली है। नीतीश कुमार एक राजनीतिक दलदल में फंसे हुए हैं, उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कई बार मतलब अब तो उनकी पब्लिक अपीयरेंस भी बहुत कम कर दी गई है, और जहां पब्लिक अपीयरेंस में देख रहा था कि कल कुछ बोल रहे थे 1-2 दिन पहले, तो अभी उसके आगे कुछ बोलते तब तक उनको कहा गया कि नहीं सर चलिए, अब चलिए, मतलब कुछ और बोल जाएंगे तो पता नहीं उनके मुंह से क्या निकल जाएगा, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कब क्या कर देंगे। तो एक तो उनकी मतलब तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य उनका बहुत अच्छा नहीं है। हमको बताया गया कि साथ सीएम हाउस में ही पूरा अस्पताल खोल के रखा गया है, आईसी केयर यूनिट और सब कुछ बना करके रखा गया है, जिसमें उनकी देखभाल की जा रही है। और तो ये सारी अच्छा राजनीतिक रूप से वो तय नहीं कर पा रहे हैं। कई बार तो उनको लगता है कि हमको इस जो एनडीए का सो कॉल्ड अलायंस है, गठबंधन है, जिसके तहत वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उससे किनारा कर लेना चाहिए। लेकिन फिर उनको लगता है कि नहीं, जो है सब अभी चलने दिया जाए, क्या दिक्कत है, ठीक है जैसा होगा। और बल्कि उनके बगल में जो पशुपति कुमार पारस है, उनसे बेहतर कौन जानता होगा अलायंस की राजनीति को। जिस तरह से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पशुपति कुमार पारस को ठगा है, पहले उनका इस्तेमाल किया, परिवार को तोड़वा दिया, रामविलास पासवान जी के परिवार को तोड़वा दिया, लेकिन बाद में फिर उनको ही दरकिनार करके उनके फिर रामविलास जी के पुत्र जो चिराग पासवान जी को उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, उनके लोगों को टिकट दिया, और पशुपति पारस को तो पूछा भी नहीं, किसी लेवल पर भी नहीं बात किया। तो इसलिए नीतीश कुमार के पास ये है, मैसेज है, समझते हैं कि आज नहीं तो कल ये लोग कुछ हमारा करने ही वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनको ये भी लगता है कि चूंकि उनके पास सांसदों का एक अच्छा खासा है समर्थन, और उसको लेकर के अगर बिहार में कुछ उलटफेर होता है तो केंद्र में सरकार भी हिल जा सकती है, गिर सकती है। शायद इसीलिए अमित शाह जी भागे भागे गए हैं वहां पे आंध्र प्रदेश, ताकि अगर मान लीजिए कहीं कुछ इधर उधर होता है तो कम से कम चंद्रबाबू नायडू तो हमारे साथ खुल करके रहे। चंद्रबाबू नायडू के बारे में भी जिस तरह से नीतीश कुमार जी के बारे में कोई दावे के साथ नहीं कह सकता है कि कितने महीने कितने साल किसके साथ रहेंगे, वही हाल चंद्रबाबू नायडू जी का भी है। अब उनकी जो मुख्य बाधा थी, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के केसेज थे, वो तो लगभग वो मुक्त कर दिए गए हैं। बिल्कुल, केंद्र सरकार के साथ गठबंधन करने के कारण, मोदी जी के साथ गठबंधन करने के कारण जो एक है ना कि भाई वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं लोग, तो उसमें से उनका तो धुलाई तो एक तरह से हो गई है। ईडी सीबीआई जो पुराने केस है जिसमें वो जेल भी उनको इसी सरकार ने भेजा था, अब उससे भी मुक्त हो गए हैं, तो वो कोई स्वतंत्र निर्णय करने की भी स्थिति में है। तो इसलिए भाजपा को बार बार ये लगता है, मोदी जी को भी लगता है, अमित शाह जी को भी लगता है बार बार, कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन दो बड़ी मजबूत बैसाखियों पे हमारी सरकार या हमारा गठबंधन टिका हुआ है, कहीं वो धीरे से खिसक न जाए। तो इसलिए वो बार बार चिंतित होकर के वो चले गए वहां पे, आंध्र प्रदेश गए होंगे बात करने के लिए। और राहुल गांधी, देखिए सीधी सी बात है राजीव जी, ये सर्वविदित है कि इंडिया अलायंस अगर देश में है तो उसका स्वाभाविक नेतृत्व कांग्रेस और राहुल गांधी ही कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं है। ममता जी आज कुछ कह रही होगी, लालू जी भी कुछ कह रहे हैं, या और शरद पवार जी के भी आया, उद्धव ठाकरे या संजय राउत का भी बयान बीच में देखा हमने। असल में तो मीडिया का मैनेजमेंट जो है ना, वो थोड़ा सा गड़ा है। मीडिया जिस ढंग से उसको ये कहती है, बात पहुंचाती है, वो अपने आप में भाई सीधी सी बात है कि इंडिया अलायंस बना था लोकसभा के चुनाव के लिए जी। विधानसभाओं के चुनाव में अलग अलग दल अलग अलग अपने हिसाब से लड़ते थे। हालांकि अगर बेहतर होता कि अगर विधानसभाओं के चुनाव में भी समन्वय और संवाद के जरिए कोई एक रणनीति बन जाती, उसमें भी इंडिया अलायंस
एक साथ एकजुट होकर के नजर आता तो बात अलग हो सकती थी, लेकिन नहीं, ठीक है भाई, हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी ही थी, अलग से चुनाव लड़ी थी। अब दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रहे हैं। अब इसका फायदा कुछ लोग समझते हैं कि भाजपा को मिलेगा, लेकिन कुछ लोग को लगता है कि नहीं, भाजपा और नीचे खिसक सकती है इसके कारण, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो उसमें कुछ तो कांग्रेस के खाते में भी जाएगा, कुछ भाजपा के पाले में जा सकता है, लेकिन भाजपा मजबूत होगी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब देखना यही होगा कि आगे की रणनीति कैसे बनती है। दायित्व जो है, बहुत बड़ा दायित्व है, कांग्रेस के ऊपर है, राहुल गांधी के ऊपर है। और जो व्हाइट टी शर्ट वाली बात है, हमने तो सुना है कि दुनिया में कई देशों में इस तरह के प्रतीक आंदोलन चले हैं और काफी कामयाब हुए। यूक्रेन में मुझे लगता है येलो आंदोलन कुछ तो चला था उस समय जब ये लोग आए थे। तो इस तरह का एक मोमेंटम अगर गेन कर लिया, जैसे अभी प्रशांत कह रहे थे कि एक नया जुझारू तबका, एक नया जो प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का समूह तैयार हो और व्हाइट शर्ट से उसकी पहचान बने, उनकी सभाओं में, उनकी रैलियों में, उनके कार्यक्रमों में व्हाइट शर्ट दिखाई दे लोगों को, तो एक उसके क्या एक मजबूती बनेगी, उससे एक थोड़ा सा सकारात्मक मैसेज भी जाएगा। और ये काम बड़ा अच्छा है मेरे ख्याल से। तो बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, भ्रष्टाचार का मामला है, उसके खिलाफ अगर व्हाइट शर्ट मूवमेंट जोर पकड़ लेता है, मुझे लगता है पकड़ लेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी कहां सफल होते हैं, कहां विफल होते हैं, ये एक अलग विषय हो सकता है, अलग इस पर विवाद भी हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी लोकल कनेक्ट करने में उनका कोई जवाब आज की राजनीति में नहीं है। लोगों के साथ जिस ढंग से वो आदमी कनेक्ट करता है, युवाओं के साथ में, महिलाओं के साथ में, किसानों के साथ में, कामगारों के साथ में, वो अपने आप में अद्वितीय है। उसको बस वही है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है राजीव जी की राहुल गांधी तो जो करके चले जाते हैं, अब उसको फॉलो अप करने के लिए जो एक टीम चाहिए, वो उसका काम है कि उसको आगे बढ़ाए, उसको परिभाषित करे। राहुल गांधी ने अगर कोई बात करी है, कोई बात कही है या कोई मूवमेंट करने की बात करी, तो अब वो तो सारा विस्तार से नहीं बताएंगे। अब उसके बाद तो उनकी जो टीम है, उनके लोगों को इसके लोगों के बीच में ले जाना चाहिए कि भाई इसका मकसद क्या है, इसके स्वरूप क्या है, इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीतिक चाल है या राजनीतिक रणनीति है, उसको लेकर के एनडीए अलायंस और भाजपा के लोग थोड़ा सा परेशानी में तो जरूर है। और नीतीश कुमार कब क्या कर जाएंगे, ये मुझे लगता है कि शायद नीतीश कुमार को भी नहीं पता होगा वो कब कैसे इसलिए जो है उसके बारे में बहुत कुछ दावे के साथ कम मैं तो नहीं कह सकता हूं, जितना मैं उनको करीब से जानते रहा हूं, देखा है मैंने उनको। तो ये है वही बात, चंद्रबाबू नायडू को भी बहुत हमने करीब से देखा है, उनके भी फैसलों को बदलते हुए पलटते हुए देखा है। तो ये दो लोग हैं, अभी तक सरकार तो उनके भरोसे ही टिकी हुई है, लेकिन यह है कि कब वो पलटी मार जाएंगे, कब वो गच्चा दे देंगे सरकार को, ये शायद मोदी जी को भी, उनके इंटेलिजेंस को भी पता नहीं होगा। जी राजीव जी, सही कह रहे हैं आप। अमलेंदु जी, आपको कुछ पता है क्या, कब पलटी मार जाए? नहीं राजीव जी, ये तो मुझे भी नहीं पता है और ये मोदी जी को भी नहीं पता है। जैसा कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि हमारे चाचा कब पलटी मार जाएंगे, इस बात की गारंटी तो मोदी जी भी नहीं दे सकते। तो नीतीश कुमार पलटी तो मारेंगे, 100% मारेंगे, बस इसी बात की गारंटी दी जा सकती है राजीव जी। बाकी वो कब मारेंगे ये कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। तो कुल मिला के राजीव जी मसला ये है कि अब नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले पलटी मारेंगे, विधानसभा चुनाव के बाद मारेंगे। अगर विधानसभा चुनाव से पहले मारते हैं तो जाहिर सी बात है कि सरकार फिर बीजेपी की नहीं बनेगी और दूसरी तरफ बनेगी। लेकिन अगर मान लीजिए बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ भी गए तो मोदी जी इस बात की गारंटी कैसे ले पाएंगे कि चुनाव के बाद फिर पलटी नहीं मारेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि परिस्थितियां तो बिहार की ऐसी बनेंगी। अगर मान लीजिए दोनों गठबंधन लड़ते हैं और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही मिलकर लड़ते हैं, हालांकि उनको कमजोर करने की कोशिशें की जाएंगी, लेकिन चुनाव के बाद ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि नीतीश कुमार फिर जो है उनके हाथ में होगा तराजू का पासन कि इधर जाए कि उधर जाए। तो ऐसे में फिर कैसे नीतीश कुमार को रोका जाएगा? तो बीजेपी समझ रही है कि नीतीश कुमार अंदर ही अंदर कोई खेल कर रहे हैं और इस खेल से निपटने की तैयारियां बीजेपी ने शुरू की हैं। अब जो डैमेज कंट्रोल कहा जाता है, उस डैमेज कंट्रोल के तहत अब अमित शाह पहुंचे हैं आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू से मिल रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू हालांकि जितना फायदा उनको लेना था वो ले चुके। भाई देखिए, मुकदमे भी खत्म हो गए और 600 करोड़ रुपया उनकी पत्नी ने कमा भी लिया एक ही दिन में। भाई वो जो आया था एग्जिट पोल, उस एग्जिट पोल में 600 करोड़ रुपए के आसपास जो उनकी पत्नी की कंपनी ने कमा लिए एक ही दिन में। तो बल्ले बल्ले हो गई, पैसा भी आ गया और नंबर 1 का पैसा आ गया।
और बाकी जो नंबर 2 के आरोप थे वो सारे धुल गए। तो अब चंद्रबाबू नायडू भी बरी हैं। तो चंद्रबाबू नायडू ही राजीव जी वो व्यक्ति हैं जो 2019 में भी कह रहे थे कि इस फांसीवादी सरकार को हटाना है, फासिज्म को हटाना है। तो जिस फांसीवादी सरकार को हटाने के लिए 2019 में चंद्रबाबू नायडू इकट्ठा कर रहे थे लोगों को, तो वो अब इस फांसीवादी सरकार को क्यों समर्थन आगे जारी रखेंगे अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं। तो बहुत सारी चीजें राजीव चल रही है। भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से समझ रही है कि रास्ता इतना आसान नहीं है जितना जो है मीडिया बता रहा है कि बहुत आसान है और मोदी जी का जो है वो बस लाल किला जो उन्होंने फतेह कर दिया है। तो वो लाल किला फतेह जो कर लिया है राजीव जी, वो लाल किले के नीचे से जमीन दरकना जो है वो शुरू हो गई है मोदी जी की। और ये मोदी जी भी समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है, समझिए मीडिया भी रहा है जो जो बना रहा है। तो इसलिए आप देखिए रोज खबरें चलाई जाती हैं। जैसे आपने बताया कि ममता बनर्जी के मुंह में ठूंस दिया माइक कि भाई आप अगर बन जाएंगी तो क्या होगा, और खबरें फिर जो है अब किसी ने वो पूरी क्लिप चलाई ही नहीं कि ममता बनर्जी से पूछा क्या जा रहा है, ममता बनर्जी जवाब क्या दे रही है, और तुरंत जाके दूसरे लोगों से सवाल किए जाने लगा कि ममता बनर्जी तैयार है इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए। अब जिसने देखा ही नहीं है ममता बनर्जी ने क्या कहा और क्या संदर्भ था, तो जाहिर सी बात है वो कहेगा कि हाँ ठीक है करने को तैयार है, तो बहुत अच्छी बात है, सबने कहा करने को तैयार है, बहुत अच्छी बात है, उनके अंदर नेतृत्व क्षमता है। अब लालू प्रसाद ये कहते थे कि नहीं ममता बनर्जी के अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं है और उनको नहीं करना चाहिए। अरे सवाल पूछा गया कि ममता बनर्जी करने को तैयार है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, नेतृत्व क्षमता है उनमें। इंडिया गठबंधन में तमाम नेता हैं जिनके पास नेतृत्व क्षमता है करने की, तो कोई भी जो बनेगा वो कर सकता है। क्या ममता बनर्जी, क्या लालू प्रसाद यादव, क्या तेजस्वी यादव, क्या अखिलेश यादव, क्या राहुल गांधी। भाई यही तो कहा गया था कि जब प्रधानमंत्री बनने की बात आई थी उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि पहले हम 272 ले आए फिर तय कर लेंगे कौन प्रधानमंत्री। और यहाँ तो लाइन लगी हुई है, तमाम लोग हैं हमारे पास प्रधानमंत्री बनने के लिए। कभी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, मोदी जी के अलावा हम लोग को दूसरा नगीना मिल ही नहीं रहा है। तो अकाल जो पड़ा हुआ है वो तो भारतीय जनता पार्टी में पड़ा हुआ है कि मोदी जी के अलावा उनके पास कोई है ही नहीं। यहाँ तक कि अमित शाह भी नहीं है। अमित शाह का आप नाम ले दीजिए कि मोदी जी के बाद वो प्रधानमंत्री बनेंगे, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कल टूट जाएगी। या योगी आदित्यनाथ का नाम ले दीजिए तो अमित शाह जो अभी छोड़ के चल देंगे भारतीय जनता पार्टी। तो ये संगठन तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो राजीव जी अंदर से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से खोखली हो चुकी है, उसको जो है वो एक लेप जो मोदी नाम का है वो कब तक रोकेगा। भाई अंदर अगर दरारें पड़ चुकी हैं, वो अंदर दरारें अगर चौड़ी होंगी तो बाहर तक आएंगी सतह पर दरारें, और वो दरारें अब सतह पर आना शुरू हो गई हैं बीजेपी के अंदर भी और एनडीए के अंदर भी। तो अब इन दरारों को रोकने का काम जो है वो सिर्फ जो है प्लास्टर लगा के नहीं चल सकता है, क्योंकि दरारें अगर गहरी हैं और दरारें चौड़ी हैं तो प्लास्टर से काम चलने वाला नहीं है। वो चाहे आप जाके चंद्रबाबू नायडू से मिलिए और चाहे किसी से मिलिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू से मिलिए या किसी और से मिलिए, लेकिन दरारें बढ़ रही हैं और दरारें खासकर बिहार में ज्यादा बढ़ रही हैं। आप देख लीजिए पशुपति पारस हो, चाहे उधर चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, ये तमाम इनर सर्कल के हैं और बिहार में एनडीए को मजबूत करने वाले नेताओं में से ये सब हैं, इनकी पार्टियां हैं। लेकिन आज ये सब अपना अपना राग जो है वो अलाप रहे हैं। और क्या यहां से आने वाला जो बिहार का चुनाव है वो इतना आसान रहेगा? क्या नीतीश बाबू के लिए चुनाव आसान होगा, या ये सब कुछ बीजेपी के मोहरे के रूप में ये तमाम नेता कर रहे हैं? जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। राहुल लाल जी, आखिर क्या कारण है कि सबके सुर जो हैं वो अलग हैं, एक साथ नहीं हैं, और सबके निशाने पर नीतीश बाबू नजर आ रहे हैं? इसलिए यहां चिंता नीतीश बाबू की सबसे ज्यादा है। लालू प्रसाद यादव अपना काम कर रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। और राहुल गांधी को जिस प्रकार उनका कल स्वागत हुआ है गर्मजोशी के साथ, और इसके बाद बहुत सारी तस्वीरें वहां क्लियर हो गई हैं। पशुपति पारस का आज लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचना इस सप्ताह में तीसरी बार, इससे भी बहुत सारी पिक्चर क्लियर नजर आ रही हैं। और साथ साथ राहुल गांधी की अगली लड़ाई जो व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट से है, क्या कहेंगे इन सब पे? राजीव जी, हमें लग रहा है कि राहुल गांधी ने बिल्कुल ठान लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो काफी खोखली हो चुकी है उसके ऊपर बहुपक्षीय वार कर रहे हैं। और देखिए यही स्थिति है कि जब वो पटना जा रहे हैं, कल पटना गए, वहां पे उन्होंने संविधान से संबंधित अपने बातें जो वो कह रहे हैं वो तो कहा उनका पूर्णधायी कार्यक्रम था, लेकिन लालू प्रसाद यादव के घर जाने का, तेजस्वी यादव से ने जिस तरह से उनका स्वागत किया, उनको आमंत्रण दिया, एक मौरिया में ही जो है कि दोनों के कार्यक्रम हो रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, तो वो जो चीजें वहां से चीजें घटनाएं घटी हैं उसके संदेश और निहितार्थ काफी बड़े हैं। राजीव जी, यही कारण है कि राहुल गांधी पहुंचता है लालू यादव के घर पे और अचानक से अमित शाह जी को जो है कि चंद्रबाबू नायडू को संतुलित करना पड़ता है, वहां पर उनको मैनेज करना पड़ता है। मैं बार बार कहता हूं राजीव जी, बिहार विधानसभा चुनाव 2025
ये बिहार विधानसभा चुनाव जरूर है, लेकिन ये इसकी हर गतिविधियां जो पटना में हो रही है उसके करंट दिल्ली तक महसूस किए जा रहे हैं। राहुल गांधी भाई एक तरह से हम लोग सामान्य ढंग से विश्लेषण करें तो इंडिया अलायंस के बिहार का महागठबंधन, उसमें कांग्रेस पहले से शामिल है, उसमें आरजेडी शामिल है, और अगर राहुल गांधी लालू यादव के पास आवास पे जाकर मिलते हैं और आरजेडी के लोग काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी क्यों होती है? बेचैनी राजीव जी स्पष्ट तौर पर यही है, मामला अभी भी नीतीश कुमार के आसपास इर्द गिर्द घूम रहा है कि बीजेपी के लोगों को पता है कि नीतीश कुमार और लालू यादव के संबंध कैसे हैं, दोनों कैसे मित्रवत हैं, और उस स्थिति में अगर लालू यादव के घर पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत हो रहा है, जो मीडिया लगातार ये खबर चला रहा था कि नहीं भाई बड़े इंडिया अलायंस में गठबंधन सहयोगियों में बड़े भेदभाव की स्थिति है, मतभेद है वहां पे, और लालू यादव भी जो कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी जो है कि वो इंडिया अलायंस का नेतृत्व करे, वो न्यूज चला रहे थे, और अब ये दृष्टियां वहां पर सामने आ रही है। तो सही बात है कि मीडिया तथ्यों को तोड़ मरोड़ के रखता है। राजीव जी मैं अभी भी कह रहा हूं, देखिए नीतीश कुमार के पास क्या विकल्प बचते हैं, ये बात सही है कि नीतीश कुमार क्या निर्णय लेंगे वो उन्हीं को पता है, लेकिन उनके आसपास जो परिस्थितियां बन गई हैं, और जिसमें से कभी कई लोगों ने जो यहां पे चर्चा की, हम लोग लगातार महाराष्ट्र का उदाहरण देते हैं, लेकिन पशुपति पारस तो बिहार का ही सबसे ज्वलंत उदाहरण है। तो पशुपति पारस के साथ जो व्यवहार किया गया, क्या वो नीतीश जी ने नहीं देखा? क्या एकनाथ शिंदे के साथ क्या व्यवहार किया गया वो उन्होंने नहीं देखा? नीतीश कुमार जी के साथ 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्या व्यवहार किया, क्या वो उन्हें याद नहीं है? इस समय बिहार जिस तरह से छात्र आंदोलन वहां पर काफी जबरदस्त रूप से चल रहा है, वहां पर सरकार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिस तरह से काफी ज्यादा मजबूत है, आज मैं सहमत हूं इस चीज से जो पूर्व में कहा गया यहाँ पे। राहुल गांधी और कांग्रेस की लोकप्रियता बिहार में अगर हम लोग पुराने मापदंड से देखेंगे राजीव जी, तो वो वाली स्थितियां नहीं है। वहां पर अब राहुल गांधी के लिए जैसा हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा था कि राहुल गांधी की लोकप्रियता तमाम, चाहे वो योगी जी हो, मोदी जी हो, उन लोगों से बहुत ऊंचाई पर जा रही थी लोकसभा चुनाव में। ये दृश्य हम लोगों ने देखा। बाद में सीएसडीएस जैसे सर्वे में भी वो चीजें सामने आई थी, मोदी जी की लोकप्रियता लोकसभा चुनाव में नीचे थी, राहुल गांधी की ऊपर थी। वो स्थितियां बिहार में भी है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि बिहार में जो स्थितियां, जो समीकरण बन रहे हैं, वो केंद्र सरकार के लिए चिंताजनक स्थिति है। और जो एक वैशाखी है, जिस एक वैशाखी के पास लालू यादव के काफी घनिष्ठ संबंध है, उन्होंने खुला ऑफर दे दिया। निशा भारती जी का बयान देखिए, उनके तरफ से वो बयान लगातार आ रहे हैं। तो उस स्थिति में अगर नीतीश जी थोड़ा भी दाएं बाएं होते हैं और अगर चंद्रबाबू नायडू भी हो गए, तो फिर तब तो जो एक संकट की स्थिति थी, दोनों को दोनों वैशाखी दोनों ही अगर हाथ से निकल गए, तो बीजेपी क्या कर सकेगी? यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार चंद्रबाबू नायडू के साथ संपर्क में है, लगातार वो चंद्रबाबू नायडू से मिलने का वो मिल रहे हैं। वो चंद्रबाबू नायडू की भी भूमिका को हम लोगों ने देखा है अतीत में, वो अपनी राजनीति किस रूप में करते हैं। राजीव जी बिहार के राजनीति का जब विश्लेषण कर रहे हैं और पशुपति पारस का नाम है, बहुत सारे दर्शक ये सोचेंगे कि पशुपति पारस को तो भाई भारतीय जनता पार्टी ने यूज कर दिया, उनकी लोकप्रियता कहां है? अगर लोकप्रियता होती तो क्या लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में टिकट नहीं देती, या लोकसभा चुनाव के दरमियान में जब वो एनडीए गठबंधन में एडजस्ट नहीं हो सके तो इंडिया अलायंस में उन्हें एडजस्ट किया जाता। हम लोगों को इस बीच में नहीं भूलना चाहिए कि संसद के शीतकालीन सत्र में अमित शाह जी ने जो बयान दिया, अंबेडकर जी के लिए अपमानजनक बयान दिया, यहां से अचानक से पशुपति पारस की उपयोगिता में बड़ी जबरदस्त वृद्धि हो गई है राजीव जी। देखिए, एक खेमा है जो कि चिराग पासवान जी का खेमा है, वो अभी भी एनडीए में दिख रहा है मजबूती के साथ, लेकिन अगर वो एनडीए में रहेंगे और वहां पर अंबेडकर जी का इसी तरह से अपमान की स्थितियां हो रही है, उस स्थिति में उनसे निराश वोटर्स के पास जो लोग हैं, जो पासवान वोटर्स हैं, जो उस बिरादरी के लोग हैं, जो रामविलास पासवान को काफी पसंद करते थे, दलित समुदाय के लोग, उनके पास क्या विकल्प बचेगा? वो चिराग पासवान के पास कैसे जुड़ेंगे? वो उनके पास पशुपति पारस का ही विकल्प होगा राजीव जी। पशुपति पारस जी और लालू यादव की बार बार मिलने के जो चुनावी से जो संबंध शुरू हुआ, बार बार तीन तीसरी मुलाकात जो हुई है राजीव जी, ये बिहार के राजनीति की बहुत बड़ी पटकथा लिखी जा रही है। ये तो आप सोच के देखिए कि दलित पॉलिटिक्स को काफी बदलने वाला है, और ये पूरा दबाव किसके ऊपर बन रहा है? चिराग पासवान के ऊपर दबाव बन रहा है राजीव जी, उनके समुदाय की तरफ से दबाव बन रहा है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ बने रहे या एनडीए छोड़ दें। वो एनडीए छोड़ने वाले नहीं है, बने हुए हैं वो अगर उधर बने हुए रहेंगे तो उनके वोटर इधर खिसक के आ जाएंगे। वो इस स्थिति में बिहार में एनडीए का समीकरण बिगड़ चुका है। आप सोच के देखिए, जीतन राम मांझी
अगर वो ये कहते हैं कि 20 सीट चाहिए और 20 सीट देने के बाद भी धमकी के अंदाज में वो कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता तो कहते हैं कि हमें 40 सीटें चाहिए, 20 सीट के बाद भी राजीव जी कह रहे हैं कि नहीं 20 में भी क्या बात बनेगी। और जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि क्या एनडीए में कुछ खटपट चल रही है, तो वो कहते हैं भाई एनडीए में खटपट नहीं है, लेकिन बच्चे को भूख लगेगी, क्या बच्चा खाना भी नहीं मांगेगा। शब्दावलियों पर ध्यान दीजिए। क्या जीतन राम मांझी की ये बार्गेनिंग कैपेसिटी पहले कभी थी? नहीं थी राजीव जी। अगर ये बार्गेनिंग कैपेसिटी आई है, वो कारण है 400 पार वाला नारा का फ्लॉप होना और भारतीय जनता पार्टी का 240 सीटों पर सिमट जाना। जबकि जीतन राम मांझी एकमात्र व्यक्ति थे, फिर भी उनको जो कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। मैं इसलिए अभी भी कह रहा हूं कि बिहार के जो सारे समीकरण है, नीतीश कुमार अगर इस बार इस छोर में आ गए तो उधर से दूसरे कई अन्य सहयोगियों को भी जबरन मजबूरी में इस खेमे में आना पड़ेगा इंडिया अलायंस में राजीव जी। तो इसलिए केवल बिहार के खेल नहीं बदलेंगे, खेल दिल्ली के बदलेंगे। और यह भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम रणनीतिकार हैं वो इन चीजों को समझ रहे हैं कि स्थितियां किस तरह से खेल यूटर्न होने वाला है। इसलिए वो उनको लगता है कि अगर बिहार के तमाम किले ध्वस्त हो जाए तो कम से कम चंद्रबाबू नायडू जी वाला जो किला है उसको बचा के किसी तरह से हम सरकार बचा लें। अब बताइए मोदी जी की दुविधा कितनी ज्यादा है। वो बिहार में चुनाव लड़े, 2025 के चुनाव को लड़ने में एनर्जी लगाए कि केंद्र की सरकार को बचाने में एनर्जी लगाए। ये दोनों दोहरी दुविधा की स्थिति है। और जिस समय देश के युवाओं में सरकार के प्रति काफी ज्यादा असंतोष है राजीव जी। देखिए, एक तो यह हुआ कि राजनीतिक घेराबंदी करना, अभी इस समय बेरोजगारी काफी चरम पे है, महंगाई काफी चरम पे है, जिस प्रकार से तमाम वर्कर्स का काफी शोषण हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों की नौकरियां दी जा रही है। उसी समय व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट का जो पूरा आह्वान राहुल गांधी की तरफ से हुआ है, मैं मानता हूं कि एक बड़ा ही शानदार समय पे किया गया शानदार काम है ये। और मैं प्रशांत जी के इस बात से सहमत हूं कि मध्यम वर्ग का जो पूरा स्वरूप है, पूरा नेचर है, वो आज के समय में बदल चुका है। उसमें नए मध्यम वर्ग का अभ्युदय हो चुका है। उनकी संघर्ष की कहानियां वो काफी ज्यादा जटिल है, वो काफी मेधावी प्रतिभाशाली है, लेकिन उनको व्यवस्था में वो सम्मान, वो चीजें और व्यवस्था में उनको वो सहूलियतें भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। वो तो अन्याय के शिकार हो रहे हैं। उन लोगों के लिए जिस तरह से राहुल गांधी ने स्वर बुलंद किया है अपना, वैसे स्थिति में व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट एक बड़ा क्रांतिकारी स्थिति वो लाने वाली मुझे दिखती है राजीव जी। और मैं आपको आपके कार्यक्रम में मैंने पहले भी कहा था, राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और जब वो 4000 किलोमीटर लोग उन्हें पैदल चलते हुए देख रहे थे टी शर्ट में, और तभी से वो युवाओं के जो युवा कहीं कहीं उनसे दूर थे, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थे, वो युवाओं के बीच में आकर्षण का केंद्र तो 2022 में ही बन चुके थे राजीव जी। अब 2025 का यह समय आ चुका है। यहां पे युवा तबका, एक बड़ा युवा तबका जो है वो राहुल गांधी को बातों को बड़ी गंभीरता के साथ सुनता है। उनको लगता है कि हमारे समस्याओं का के बारे में बात करने वाला कौन है। आज सोचिए, पेपर लीक को लेकर कौन बात कर रहा है लगातार? राहुल गांधी बात कर रहे हैं। वो पटना में जाते हैं तो गर्दनीबाग में जाके मिलते हैं, और उत्तर प्रदेश में भी देखा है हम लोगों ने, वो इन समस्याओं को लेकर बड़ी गंभीरता से मिलते हैं। आज सोचिए, दिल्ली में जो है कि एम्स के सामने में हम लोग वर्षों से जानते हैं राजीव जी कि वहां पे जो भी लोग आते हैं अलग अलग जगहों से इलाज कराने के लिए, किन अमानवीय दशाओं में वो वहां पे होते हैं, भीषण ठंड में भी होते हैं, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं होता। उन लोगों से भी वो संपर्क करते हैं। इस स्थिति में अगर उन्होंने व्हाइट टी शर्ट आंदोलन उन्होंने सामने में लाया है, उसका भी काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा। और अगर उसको थोड़ा भी रिस्पॉन्स मिला तो सोचिए मोदी जी की चिंताएं कितनी गंभीर होंगी। वो केंद्र सरकार को बचाए, बिहार में चुनाव लड़े, दिल्ली में चुनाव लड़े, कि युवाओं का असंतोष को दूर करें। इसलिए मैंने कहा राजीव जी कि उनके ऊपर बहुपक्षीय चोट करने का प्रयास राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुपक्षीय चोट करने का प्रयास राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। एक घेराव, एक चक्रव्यूह की रचना चल रही है और ये राहुल गांधी रच रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। और अलग राजनीति के जरिए कर रहे हैं। जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, शायद पिछले 2-3 दशकों में आपने ऐसी राजनीति नहीं देखी होगी, जिसमें वो एम्स पहुंच जाते हैं, कभी रामचैत के पास पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी इन लोगों की मदद भी करते हैं। अभी एम्स 3 दिन पहले, 4 दिन पहले जब पहुंचे थे तो वहां उसके बाद आज ही तस्वीर आई है कि यूथ कांग्रेस के नेताओं ने वहां कंबल बांटे और भी बहुत सारी मदद। और राहुल गांधी पर्सनली काफ़ी मदद करते हैं, आर्थिक मदद भी करते हैं और कई तरह के मदद करते हैं, जिसका कभी कहीं बखान जिक्र नहीं करते हैं। ये सब कुछ आप लोग जानते हैं। निर्भया के भाई की बात आप जानते होंगे, जिसको राहुल गांधी ने पायलट बना दिया। ये खबर भी बाद में निर्भया की मां ने बताई थी, राहुल गांधी ने कतई नहीं बताया। तो एक अलग तरह की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं। और क्या इस चक्रव्यूह में नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार या उनकी पार्टी फंस चुकी है?
जरा समझते हैं। प्रेम कुमार जी, कैसे देखा जाए इसको? जी राजीव जी, देखिए, राहुल गांधी के राजनीतिक के क्षेत्र में दो तरह से उनका साफ तौर पर दिखता है। एक तो दीर्घकालिक वो एक राजनीति लेकर चलते हैं, जो उनके दिमाग में है कि अगले 5 साल 10 साल में कैसे राजनीति को बदलना है, और दूसरा है कि तात्कालिक राजनीति। तो आप देखेंगे कि राहुल गांधी तात्कालिक राजनीति में जितनी रुचि लेते हैं उनसे कहीं ज्यादा रुचि दीर्घकालिक राजनीति में है। अभी जो वर्तमान उन्होंने ये टी शर्ट मूवमेंट छेड़ा है, ये टी शर्ट मूवमेंट में जैसे जो गिग वर्कर्स होते हैं और दूसरे तरह के लोग हैं, बहुत सारे युवा हैं जिनके लिए अप्रेंटिसशिप की बात हो रही है, तो उन्होंने एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी दी है कि वो लोग अपना फॉर्म भर के बताएं कि क्या वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं या क्या कुछ उनमें क्षमता है, वो बताएं। तो जब वो बताएंगे तो राहुल गांधी निश्चित रूप से वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं जहां से कि काम देने वाला और काम लेने वाला दोनों जुड़ सके। तो ये एक बहुत बड़ी पहल होगी या हो रही है कि जिसमें कि युवा उनके साथ प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, जिनको कामकाज मिलेगा। राजनीति का मतलब ये नहीं कि आप जिसको कोई काम नहीं मिल रहा है वो राजनीति में आए। अभी तक तो ऐसा ही चलता है ना, राजनीति में आकर के वो अपना कैपिटल बनाने लगते हैं और क्या से क्या हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने दिखाया कि नहीं, राजनीति से जुड़ के आप अपना योगदान करके अपने लिए कुछ कर सकते हैं, और इसमें पॉलिटिकल नेटवर्किंग का इस्तेमाल हमें दिखता है। फौरी तौर पर जो हमने साइट में जाके विजिट किया है उनका हमको नजर आ रहा है। तो ये जो है, ये हम बहुत पहले देखा करते थे, माने हमें बहुत अच्छा लगता था जब नरेंद्र मोदी स्कूली बच्चों के बीच में जाते थे। अब तो उन्होंने बंद कर दिया। तो उन स्कूली बच्चों ने जब बड़े होकर के उन्होंने जो भी गलत रास्ते दिखाए हैं अब तक, वो उसका प्रभाव पड़ा उन पर। लेकिन आप अगर अच्छी चीजों में, रचनात्मकता में यही कदम उठाते हैं और युवाओं के बीच जाते हैं, उनको जोड़ते हैं, तो उसका भी पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा। और राहुल गांधी फुल एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ इस काम में जुड़े हुए। व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट एक सोशल रिवॉल्यूशन भी है और पॉलिटिकल इम्पैक्ट डालेगा। वो सोशल एक तरह से रिवॉल्यूशन जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट डालेगा और देश की राजनीति को बदल देगा। तो राहुल गांधी के एक्शन में ये दिखता है। अब हम तुरंत चाहें कि राहुल गांधी आज किसी स्टेट का सत्ता परिवर्तन कर दें, तो राहुल गांधी इतना शॉर्टकट चलने वाले नहीं है। वो एमएलए एमपी खरीदने नहीं जा रहे हैं, किसी को अनैतिक तरीके से जोड़ नहीं रहे हैं, तोड़ नहीं रहे हैं। बहुत हो सकता है उनके चाहने वाले चाहते हो कि आज नीतीश कुमार उठ करके इनके पास आ जाए, आज इंडिया गठबंधन में वो भी आ जाए, ये भी आ जाए, वो हो सकता है चाहते हो। लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं चाहते कि जो अनैतिक लोग हैं वो भी उठ करके आ जाए और हम स्वीकार करते रहें। ये उनकी रणनीति राजनीति में नहीं है। तो इसीलिए आप देखेंगे इन सब चीजों से वो परे रहते हैं और बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में जो गलत लोग हैं, गलत गठबंधन है, गलत इरादों से इकट्ठा हुए हैं, कोई डर करके इकट्ठा हुए हैं, कोई पैसे के लिए इकट्ठा हुए हैं, कोई सरकार बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ऐसे लोग अपने ही दबाव के कारण गिरेंगे अगर यहाँ पर पॉजिटिव इनका ये आंदोलन और पॉलिटिक्स चलती रहे। और यही हो रहा है। राहुल गांधी ने साबित किया है कि मणिपुर जैसे मुद्दे पर वही केवल जाते हैं। बीजेपी सरकार एकदम से कठोर बनी हुई है। किसान आंदोलन चल रहा है, मोदी सरकार कठोर बनी हुई है। अब डल्लेवाल जी की जो हालत है भाई, 55 दिन 54 दिन हो चुके, 55 दिन हो चुके हैं, मल्टी ऑर्गेन फेल्योर है। और अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर की ओर से व्यक्ति जाता है, उनसे मिलता है, हाई लेवल है कमिटी, लेकिन क्या कहता है? कहता है कि अभी तो हम आपकी मांग मान नहीं सकते क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। तो 14 फरवरी की 15 फरवरी में जाकर के, या और भी शायद फरवरी का डेट मैं भूल रहा हूं, 16-17 फरवरी को वो डेट देते हैं कि तब हम बात करेंगे। अब बताइए, डल्लेवाल जी जो अनशन पे कह रहे हैं कि जब तक मेरी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम अनशन तोड़ेंगे नहीं, तो आज से आगे 1 महीना और वो जिंदा रहेंगे क्या? तो आप क्या उनकी लाश के साथ में बातचीत करिएगा? इससे ज्यादा ये क्या हो सकती है बुरी बात? आचार संहिता क्या होता है? एक एप्लीकेशन डालिए चुनाव आयोग को,
एक एप्लीकेशन डालिए सुप्रीम कोर्ट को। आप सरकार है, पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग बुलाइए कि ये जरूरी है काम करना, आचार संहिता को अलग रखेंगे, हम ये काम करेंगे। थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आइए जी, आवाज आपकी कट रही जी। अनशन तोड़वाएंगे और उनकी मांग मानेंगे। ये बोलने में आचार संहिता आड़े आती है कि आप सत्ता है, आपके लिए चुनाव आयोग से बात करना कितना मिनट का समय है लगता है, लेकिन वो एक तरह से हम बात करने भी आ रहे हैं और उनको मौत के मुंह में धकेलेंगे भी। वही भाव, मेरे लिए आंदोलन कर रहे हैं क्या, मेरे लिए मर रहे हैं क्या, वही भाव इसमें भी नजर आता है। तो इस क्रूरता का एक तरफ ये क्रूर राजनीति चल रही है और दूसरी तरफ एक बहुत पॉजिटिव राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं। तो इसके बीच में जब तुलना होगी तो निश्चित रूप से गलत तरीके से इकट्ठा हुए राजनीतिक लोग उनके साथ दरकेंगे, बिखरेंगे और ये सरकार अपनी वजन से ही, अपने बुरे कामों के वजन से ही गिर जाएगी। राहुल गांधी को कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, उनको अपने काम पर डटे रहने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, राहुल गांधी को अपने काम पर डटे रहने की जरूरत है। प्रशांत टंडन जी के पास आना चाहता हूं, जरा स्क्रीन पर ले आइए प्रशांत जी को भी, और जरा इस राजनीति को प्रशांत जी के जरिए भी समझा जाए। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप एक अलग राजनीति, एक अलग चक्रव्यूह, चूंकि अभी पिछले दिनों राजनीति में इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी ने ही किया था, और वो एक अलग यहां पर दिखाई दे रहा है और यहां डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है सरकार, सत्ता पक्ष जो है, और खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों डिफेंसिव दिखाई देते हैं। आंध्र प्रदेश भाग के जाते हैं, और अभी पिछले दिनों एक बात सब आप लोग गौर कीजिए कि एनडीए की भी बैठक होने वाली थी पिछले दिनों, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं है। और ऐसे ही अमित शाह बिहार जाने वाले थे, उसकी भी कोई चर्चा नहीं है। आखिर अचानक क्या हो जा रहा है कि कुछ खबरें आती हैं और फिर उसके बाद वो जो पहले से तय होता है वो कार्यक्रम खत्म कर दिया जाता है, उस कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया जाता है। कुछ तो चल रहा है, जैसे जयशंकर जी बता रहे थे। प्रशांत जी देखिए, मैं नीतीश कुमार पे एक बात रखूंगा, और उन्होंने क्या खोया है और क्या उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो मूल सवाल है आज का, कि जो व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट है वो क्या कर सकता है इस देश में। देखिए राजीव जी, हो क्या रहा है कि सरकार की नीतियां बनती कहाँ है, उसकी ड्राफ्टिंग कहाँ होती है, नीति आयोग में होती है। नीति आयोग इनपुट्स किससे लेता है, फिक्की से, CII से, तमाम थिंक टैंक से लेता है। वो थिंक टैंक में किनका वर्चस्व है, उसी सामाजिक वर्चस्ववादियों का वर्चस्व है वहां पे। तो ये जो थॉट लीडरशिप है इस देश में, जो नीतियों को प्रभावित करती है, उसमें और देश में, देश के 90% आबादी में कनेक्शन ही नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ है। वो कौन लोग हैं, जरा आप देख लीजिए कि जिनको जो अखबारों के मिडिल पेज पे लिखते हैं, प्रभावित करते हैं, राय प्रभावित करते हैं देश की, वो कौन लोग हैं। तो एक बड़ा कॉकस है इस देश में जिसने चौकड़ी जमा कर रखी है, जिसको जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है वो IAS है। वहां पे थोड़ा थोड़ा समावेशी अपॉइंटमेंट हो गए आरक्षण की वजह से। अब क्या हुआ, हम सब जानते हैं कि बैकबोन होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी सरकार का। जी केवल 33% ही IAS है उसमें। अब IAS बाहर हो गए वहां से। तो IAS कौन होता है, जो नीचे से आ रहा है, जिला संभालते हुए आ रहा है ऊपर तक, उसको तमाम चीजों की जानकारी है, देखा है उसने, विकास को, डेवलपमेंट को लोवेस्ट लेवल तक पहुंचाने का उसने काम किया है। वो जब 30 साल बिताकर ऊपर तक पहुंचता है तो उसको सेंट आउट कर दिया गया। ज्वाइंट सेक्रेटरीज में और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सरकार के, उनमें अब IAS नहीं बचे हैं। तो ये जो कॉकस है, ये क्या कर रहा है। तो व्हाइट टी शर्ट क्या करना चाहिए, व्हाइट टी शर्ट क्या कर सकती है
कि एक नई थॉट लीडरशिप इस देश में पैदा करें, जो देश की 85-90% आबादी के सुख दुख और उनके ही जरिए वहां पे पाए। अब जरूरत है, अब केवल जरूरत इस बात की नहीं है कि आप उसको हेलमेट दे दें और उसको जोमेटो का या किसी और कंपनी का लेबल लगा दें उसके ऊपर ना। अब उसका समय आ गया है कि उसका नीति निर्धारण में देश की अधिकार होना चाहिए। ये व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट कर सकता है। कम से कम इस देश में राजीव जी 500 थिंक टैंक की जरूरत है जो इस तरीके का काम करें। तब तो ये जो चौकड़ी है आप देख लीजिए, जिसकी राहुल गांधी चर्चा करते हैं कई बार कि स्टॉक मार्केट में कौन बैठा है, कंपनियों के बोर्ड में कौन बैठा है। कंपनियों के बोर्ड से ज्यादा ये जो थिंक टैंक हैं ये प्रभावित करते हैं। एक उदाहरण दे दूं आपको, हम सब जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में जो सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक रिसर्चर देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में एक रिसर्चर देती है। जाहिर सी बात है कि वो रिसर्चर उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो संसद में क्या बोलेगा, पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या बोलेगा, उसको उसकी राय को प्रभावित करती है, क्योंकि उसको एक पका पकाया डॉक्यूमेंट रिसर्च मिल जाता है जो एक नेता कहाँ करेगा। बिल्कुल। वो ऑर्गेनाइजेशन को फंड कौन करता है? सारे कॉर्पोरेट फंड करते हैं। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट जो चाहता है पार्लियामेंट वैसे फंक्शन कर रही है। इस कॉकस से देश को आजाद कराने का काम होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि नई राजनीति जन्म ले रही है और इस नई राजनीति के तमाम आयामों को गौर से समझना चाहिए। अब एक बात नीतीश कुमार पे बात कर लेते हैं राजीव। नीतीश कुमार अगर पलटी नहीं मारी होती, उन्होंने एनडीए में न गए होते जी, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। बिल्कुल। देश की राजनीति अलग दिशा में चली जाती। बात तो नीतीश कुमार की भी आ जाती कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। भले ही कांग्रेस उनका चंद्रशेखर या देवगौड़ा जैसा हर्ष करती आगे या जो भी करती, मैं अभी नहीं कह सकते हम, लेकिन नीतीश कुमार ये काम कर सकते थे। मुख्यमंत्री वो तब भी रहते। आज बीजेपी उनको कमिट नहीं कर रही है ना कि मुख्यमंत्री वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे चुनाव के बाद। उस वक्त वो श्योर शॉट रहते और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते ऐसी सूरत में। फिर चंद्रबाबू नायडू भी कुछ अलग रुख लेते, फिर दूसरा ही राजनीति इस देश में होती, रिजल्ट भी फर्क होते, नंबर ऑफ सीट भी फर्क होती, क्योंकि एक परसेप्शन क्रिएट हुआ नीतीश कुमार के जाने के बाद से। नीतीश कुमार वो स्थिति वापस कर सकते हैं अगर वो अपना वो फैसला वापस ले रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के साथ आ जाए तो फिर वो स्थिति वापस आ सकती है। तो नीतीश कुमार ने एक ऐतिहासिक गलती, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि जैसे ज्योति बसु ने एक ऐतिहासिक गलती की सीपीएम ने कि उनको मुख्य प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जी, ऐसी ही ऐतिहासिक भूल नीतीश कुमार ने की है कि अगर वो चाहते तो देश की राजनीति में उनका बहुत बड़ा कद होता। जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर वो चाहते तो आज एक बड़ा कद होता देश की राजनीति में। प्रधानमंत्री नहीं बन पाते नरेंद्र मोदी, लेकिन आज क्या हो रहा है, किस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बन गए, लेकिन नीतीश बाबू की राजनीति किस दिशा में जा रही है, ये इस पे चर्चा बहुत हम लोग कर चुके हैं और आने वाले समय में और भी चर्चा करेंगे। बिहार की राजनीति का असर देश की राजनीति पे पड़ेगा, यह आप जानते हैं, और उसमें वहाँ लालू प्रसाद यादव के घर पर जो रणनीति तैयार हुई है, जो तेजस्वी और राहुल गांधी की मुलाकात, उसके बाद राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की मुलाकात, पूरा परिवार वहाँ, इसके भी मायने हैं और इसके बाद से अभी गतिविधियां और आप बढ़ते हुए देखेंगे। ज़रा आना चाहता हूँ इधर जयशंकर जी आपके पास, आपसे समझूं कि जो राहुल गांधी की, थोड़ी सी आपके ज़रिए भी ये चर्चा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि राहुल गांधी की जो राजनीति है आज की तारीख में,
और उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि नए नए इनोवेशन है उनकी राजनीति में। कांग्रेस पार्टी नए दफ्तर में पहुंच चुकी है, नया कार्यालय है, बहुत ही शानदार है, वैसा नहीं है जैसा बीजेपी का है, लेकिन फिर भी अपनी लीगेसी को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी नए दफ्तर में दिखाई देती है। उसका एक वीडियो हम लोगों के उस पर भी है, हमारे रिपोर्टर इकरार खान की रिपोर्ट है, उसको आप लोग देख सकते हैं नया भवन कैसा है। लेकिन यहाँ से आपको क्या कुछ दिखाई देता है जयशंकर जी, ज़रा कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इन सब की राजनीति आने वाले समय में, दिल्ली का चुनाव हम लोग देख रहे हैं, दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ने की कोशिश कर रही है। कल से राहुल गांधी दिल्ली में हैं, पदयात्रा करेंगे कल राहुल गांधी, ऐसी खबर है। लेकिन इसके अलावा 27 तारीख को महू में कार्यक्रम है राहुल गांधी का। तो सब कुछ है, अभी लगातार राहुल गांधी जमीन पे हैं, ये दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आप? नहीं, यकीनन इसका फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, राष्ट्रीय राजनीति में भी और दिल्ली की राजनीति में भी। देखिए, दिल्ली के विधानसभा के पिछले 2 चुनाव भी कांग्रेस लड़ी थी, लेकिन इस बार जिस ढंग से लड़ रही है तो उससे लग रहा है कि नहीं, पहली बार उसमें थोड़ा जोश है, उत्साह है और थोड़ी गंभीरता भी है, ऐसा पहली बार लग रहा है। और उम्मीदवारों के चयन से लेकर के मतलब आक्रामक तेवर जिस तरह का दिखाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, अब उसके क्या फलाफल होंगे, क्या नतीजे होंगे, ये तो नतीजे चुनाव के बताएंगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी एक नई राजनीति की दिशा में बढ़ रहे हैं, एक नई राजनीति शुरू कर रहे हैं। बस एक ही चीज उसमें थोड़ी मुझे बार बार जो खटकती है वो कि उसके अनुसार वो कांग्रेस को अभी तक ढाल नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा है, कांग्रेस की जो टीम है, वो टीम जब तक उनके साथ नव मजबूती के साथ खड़ी रहे तब तक ये बात बहुत ज्यादा नहीं बनेगी। मतलब बातें तो बहुत अच्छी करते हैं वो अभी शुरू भी कर देते हैं, आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन पीछे उनको जो बैकअप टीम चाहिए थी वो अभी उस तरह से नहीं दिखता है। हो सकता है कि व्हाइट शर्ट मूवमेंट के जरिए वो एक नया प्रयोग कर रहे हैं, उसमें कुछ टीम निखर करके आए जो सत्ता की प्राप्ति और सांसद और विधायक बनने के लिए नहीं, बल्कि नए समाज को बनाने की जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को साथ में लेकर, भारतीय संविधान को साथ में लेके जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो उसके लिए समर्पित एक टीम अगर तैयार खड़ी हो जाए। अब देखिए, मुझे कई बार बड़ा थोड़ा अजीबोगरीब लगता है कि राहुल गांधी कुछ बात बोल जाते हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनका आईटी सेल, उनका संघ, उनका मीडिया, उनका कारपोरेट सब आक्रामक हो जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी की बात को परिभाषित करने के लिए राहुल गांधी कोई बात गलत नहीं बोले हैं, मैं कह सकता हूं दावे के साथ, चाहे इंडिया स्टेट के बारे में भी अगर उन्होंने कोई बात करी है। लेकिन ये काम जो कांग्रेस के लोगों को करना चाहिए, कांग्रेस की टीम को लोगों को करना चाहिए, सामने उभर करके बताना चाहिए कि हाँ भाई, राहुल गांधी ने ये बात कही है और वही बात सही है। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी, उनकी सरकार ने कब्जा किया है, अंकुश लगाया है, दबाव में रखा है, उसको देखते हुए तो आज कुछ बात ही नहीं है। उसका जवाब एक ही है, जो जनता जनार्दन है, जनता है, जनादेश है, जनता के बीच में जाकर के आप उसको सड़कों पे ला करके आंदोलन से वो बात कर सकते हैं। और वो शुरुआत मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने कर दी है व्हाइट शर्ट मूवमेंट के जरिए। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार का जहां तक रहता है, मुझे अब लगता है कि नीतीश कुमार को उनके राजनीतिक हाल पे छोड़ देना चाहिए। राजनीतिक हालात जो भी हैं, देखिए वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अब वो स्थिति उनकी रह भी नहीं गई है कि उनके करने से बहुत कुछ ज्यादा फर्क पड़ जाए, क्योंकि उनकी पार्टी में भी जो सांसद भी है, मुझे जो बताते हैं लोग कि उसमें से बड़ा चंक जो है वो भाजपा के संपर्क में लगातार है, चाहे उनके मंत्री जो भी उनकी पार्टी से हैं वो या और 2-4 लोग हैं जो वो लोग लगातार संपर्क में हैं। दूसरा, नीतीश कुमार एक चीज बखूबी जानते हैं कि जब भी विधानसभा का चुनाव होता है तो भाजपा के साथ उनका गठबंधन उतना कारगर नहीं होता है। हाल के वर्षों में जितने चुनाव हुए, खासतौर से 2015 के बाद जितने चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उन विधानसभा चुनाव के नतीजों का अगर विश्लेषण करें हम लोग तो उसमें साफ रहता है कि नहीं साहब, अगर वो कांग्रेस और आरजेडी और कम्युनिस्टों के साथ मिलकर चुनाव लड़े तब तो उनको पूरी भरपूर कामयाबी मिली, या अगर वो भाजपा के साथ मिलकर के, भाजपा के गठबंधन के साथ चुनाव लड़े तो एक तो उनकी जाति हैसियत कम हो गई, उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या
बहुत कम हो गई और बहुमत भी एन के एन प्रकार जोड़ तोड़ करके ही मिला। वो भी उसके लिए कभी निर्दलीय विधायकों को खरीदना पड़ा, कभी किसी को तोड़ना पड़ा, किसी को जोड़ना पड़ा, तो उसके हिसाब से उनकी सरकार चली। ये बात वो जानते हैं अच्छी तरह से। ये बात उनको कई बार सोचने के लिए विवश करती है कि नहीं, इस गठबंधन से निकलना चाहिए, क्योंकि इस गठबंधन के साथ जुड़ने का मतलब बाबा साहब अम्बेडकर के को गाली है। इस गठबंधन के साथ जुड़े रहने का मतलब संविधान की अनदेखी है, संविधान की उपेक्षा है, संविधान की धज्जियां उड़ाना है। ये बात भी उनको मालूम है। इस गठबंधन के साथ बने रहने का मतलब जातिवार जनगणना का विरोध है। भाई बिहार में आपने जो भी कराई हो, जातिगत आंकड़े इकट्ठा कराए हो, आज तक आप इतना असर नहीं डाल सके राष्ट्रीय राजनीति में या नरेंद्र मोदी पर या भाजपा पर या आरएसएस के लोगों पर कि वो लोग कहें कि हाँ साहब जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मैं आपसे बताऊं राजीव जी, देवेगौड़ा की सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला कर लिया था जी, लेकिन उसका विरोध किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो उन्होंने उस फैसले को पलट दिया था। तो ये लोग अंदर से सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और मैं तो बार बार बताता हूं कि जब जिस दिन लागू हुआ था, मंडल आयोग की रिपोर्ट जब लागू हुई थी, बीपी सिंह जी ने की थी, उसी समय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जॉर्ज फर्नांडिस को फोन करके कहा था कि हमारे सामने आपने कोई विकल्प नहीं छोड़ा था, अब हम हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के आगे जाएंगे। और उसी के 15-20 दिन के बाद आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा शुरू कर दी, सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक। और उस राम रथ यात्रा के सारथी थे नरेंद्र मोदी, जो आज अपने को खुद को सबसे बड़ा पिछड़ा और पिछड़ों का मसीहा बताते हैं। जब भी दलित और पिछड़ों को कुछ देने की बात आ रही है, सामने आती है, कभी किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार भारतीय जनता पार्टी दीवार बनकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। तो ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। नरेंद्र मोदी जी उस राम रथ यात्रा के सारथी थे। लेकिन राजीव जी मैं क्या बताऊं, मैं तो आज बहुत दुखी हूं। मुझे तो लगता है नींद भी आएगी कि नहीं आएगी ये मैं नहीं कह पा रहा हूं। क्योंकि देखिए ना, बताइए, जिसको हमारे प्रधानमंत्री मेरा मित्र डोनाल्ड बोलते थे, अब कल वो शपथ लेने जा रहा है। अब हमारे प्रधानमंत्री वहां रहेंगे नहीं, दिखाई नहीं देंगे। मुकेश अंबानी तो नीता अंबानी के साथ चले जाएंगे, लेकिन अडानी भी नहीं जा पाएंगे कि अडानी से ही कुछ हो जाए, तो मोदानी पूरी तरह से गायब रहेंगे। मैं कैसे सो पाऊंगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। इतना उन्होंने कोरोना काल में बुला करके नमस्ते ट्रंप और क्या क्या ट्रंप कराया था गुजरात में, अहमदाबाद में, उसके बाद भी वो पूछ ही नहीं रहा है राष्ट्रपति बनने के बाद। तो ये सब चीजें हैं। वो थोड़ी परेशानियां तो उनकी बढ़ी हुई है, हम लोग को भी परेशानियां बढ़ी हुई हैं। हम तो मोदी भक्त हैं भाई इस मामले में, कि कम से कम विश्वगुरु का डंका जो है आज दिखाई देता वाशिंगटन में, वो पता नहीं कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अब अमित शाह जी को अगर आंध्र प्रदेश जाना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है, अंदर खाने जरूर चल रहा है, जो आगे चल करके मेरे ख्याल से और बढ़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि नीतीश कुमार जी को उनके राजनीतिक हाल पे छोड़ देना चाहिए। इंडिया अलायंस बिहार में बहुत मजबूत हो सकता है, अपने ढंग से काम करें, उनकी सरकार की विफलताओं को सामने लेकर के आए। लोगों के बेरोजगार युवा हैं, चाहे जो परीक्षाओं में धांधली हो रही है, जैसे जो छात्र और युवा वहां का आंदोलित है, उसको अगर टारगेट करके युवा वर्ग को लेकर के साथ बढ़े और व्हाइट शर्ट मूवमेंट उनके बीच में भी कारगर करे, तो मुझे लगता है 2025 का चुनाव बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए बहुत टेढ़ी खीर हो सकती है। जी 2025 का चुनाव बीजेपी के लिए और नीतीश कुमार के लिए टेढ़ी खीर हो सकती है, क्योंकि इसी साल 2025 का साल है ये, और पहला महीना अब आगे बढ़ रहा है। और इसी साल के आखिर में उधर बिहार में चुनाव है, उससे पहले इधर दिल्ली में अभी चुनाव की गतिविधियां बड़ी तेज़ी से चल रही हैं। ट्रायंगुलर फाइट है दिल्ली में, उस पर भी चर्चा हम आने वाले समय में करेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट्स आप लोग हमारे चैनल पे देख रहे होंगे। लगातार हमारे रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी लगातार सड़कों पे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बहुत लोगों के इंटरव्यू भी आने वाले समय में आप देखेंगे। तो बहुत कुछ दिल्ली चुनाव से रिलेटेड हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत मज़ेदार फाइट है दिल्ली में, और इसमें छोटा सा राज्य है दिल्ली, आप जानते हैं 70 सीटों की विधानसभा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इस पर भी चर्चा हम करेंगे आने वाले समय में, और खूब चर्चा करेंगे। लेकिन अभी बिहार की चर्चा के केंद्र में राहुल गांधी हैं, क्योंकि राहुल गांधी कल बिहार पहुंचे, उसके बाद आज उन्होंने व्हाइट टी-शर्ट मूवमेंट की शुरुआत कर दी है, और कल दिल्ली में वो पदयात्रा कर रहे हैं। इन सब के क्या मायने हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। जरा राहुल लाल जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूं, और दिल्ली से लेकर खासकर राहुल गांधी बिहार से लेकर आए क्या हैं,
क्या कॉन्फिडेंस, और आज राहुल गांधी इस मूवमेंट और कल पैदल यात्रा कैसे देखा जाए, कैसे जोड़ा जाए इसको खासकर राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात से? राजीव जी देखिए, जो राहुल गांधी और लालू यादव की मुलाकात है और जो राहुल गांधी 2024 के चुनाव में जो उनका केंद्रीय विषय वस्तु था, जातिगत जनगणना, देश की 90% आबादी को न्याय दिलाना। आपको याद हो राजीव जी कि आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी ने मन की बात भी की थी। कल राहुल गांधी ने संविधान के बारे में बात की और आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की। और उस मन के बात में लगातार, चूंकि 26 जनवरी को 75वां गणतंत्र दिवस होने जा रहा है, संविधान के लागू होने के 75वां वर्षगांठ होने वाली स्थिति है, उस स्थिति में सोचिए प्रधानमंत्री इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि राहुल गांधी के प्रयासों से, इंडिया अलायंस के अच्छे प्रदर्शन को जनता ने जो उनको जनादेश दिया, उस कारण से वो 400 सीटों को पार नहीं कर पाए मोदी जी। ना तो अभी हम लोग संविधान को किस तरह से लगातार टूटते मोड़ते देख ही रहे हैं, उससे भी और विभत्स तस्वीरें हम लोग को देखने के लिए मिलती। तो प्रधानमंत्री जी आज संविधान बोलने के लिए बाध्य हो रहा है। यह सफलता राहुल गांधी की ही सफलता है राजीव जी। उन्होंने प्रधानमंत्री को इस जगह पर, इस पॉइंट पे लेके आ गए। जो पूरा मामला है, देखिए राहुल गांधी के तेवर और तमाम तरह की चीजें और जो बिहार की उनकी राजनीति है, मैं फिर से आऊंगा कि अगर हम लोग देखें कि उनको तेजस्वी यादव जो गिफ्ट करते हैं, वो गिफ्ट क्या करते हैं? वही उसमें भीमराव अंबेडकर की वो तस्वीर होती है जो उन्हें गिफ्ट किया जाता है। जिस भीमराव अंबेडकर का अपमान जो है अमित शाह जी कर चुके हैं, पिछले महीने ही वो अपमान कर चुके हैं उनका। अब अगर वो संविधान निर्माता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, भारतीय संविधान की मूल चीज क्या है? वंचितों, पिछड़ों, हर लोग जो भी पिछड़ा है उसको मुख्य धारा में लाना, यह हमारे संविधान के अगर मूलभूत बुनियादी मूल्य है। उसी मूल्य के तहत अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी और लालू यादव, उनका जो है कि उनके आवास पे जो है कि वो लोग मिल रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, और वो बैठक की वो तस्वीरें आ रही है वहां पे। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में जो कुछ भी कहा वो भी संविधान के लिए ही कहा। राजीव जी, हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए किस तरह से वो आरएसएस के ऊपर हमला करते हैं। और आरएसएस लगातार जो है कि कभी कंगना कहती है कि वो 2014 में देश आजाद हुआ था, अब देश की आजादी की नई तिथि फिर से घोषित कर दी गई। राहुल गांधी ने उसके ऊपर भी किस प्रकार से ताबड़तोड़ हमला किया है। तो मैं कह रहा हूं कि जो पूरी राजनीति, पूरी पॉलिटिक्स है वहां से राजीव जी, उसको एक अलग संदर्भ राहुल गांधी ने दिया है। और राहुल गांधी ने तय कर दिया है कि वो 50% जो कैप है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाई है कैप, और जातिगत जनगणना का मामला, इन दोनों को वो बिल्कुल तोड़ने वाले हैं। वो बार बार ये चीज कह रहे हैं। अब वो इसमें कहीं पर रुकने वाले नहीं है। इस जगह पे हमारे यहाँ पे असमानता की स्थिति है बहुत जबरदस्त, जो है कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। जीएसटी का भी भुगतान जो है, अब ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी हम लोगों ने देखी है राजीव जी, कि जिसमें देश के जो सबसे अमीर लोग हैं वो कम टैक्स का भुगतान कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, और सबसे गरीब जो है सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। तो व्हाइट टी शर्ट का मूवमेंट जो राहुल गांधी ने आज घोषणा कर दी कल वहां से आके, वो उसके विस्तार के रूप में भी देखते हैं। अगर आजादी के संविधान के लागू होने के 75वें वर्षगांठ पूरे होने वाले हैं, तो संविधान की सुरक्षा की गारंटी कैसे दी जाए, उससे हम अपने युवकों को कैसे जोड़ें। आज सबसे ज्यादा देखिए संकट में कौन है राजीव जी? संकट में भारत का भविष्य फंसा हुआ है इस समय, और भारत का भविष्य हमारे युवाओं पे है, हमारे बच्चों पे है। इसमें युवा वर्ग जिस तरह से बेरोजगार है, उसको एक नई गति और दिशा देने का काम राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा भी किया था। उन्होंने जो मणिपुर से लेकर मुंबई तक की जो न्याय यात्रा की थी, उसमें भी हम लोगों ने देखा, और हमें लग रहा है वैसे ही उन्हीं दोनों के कार्यक्रमों से भी ज्यादा बड़ा कार्यक्रम व्हाइट टी शर्ट वाला कार्यक्रम भी हो सकता है। और इसलिए उनके राजनीति में बड़ी एकरूपता वाली स्थितियां मुझे दिखाई दे रही है। उनके पॉलिटिक्स का तरीका बिल्कुल अलग है राजीव जी। वो सीधे सीधे जनता के मूलभूत बुनियादी मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। अभी प्रशांत जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारा थिंक टैंक है उसमें कहां से जो वंचित तबका है उसकी भागीदारी नहीं हो पा रही है, उसको कैसे प्रतिनिधित्व दिया जाए, हमारे अलग अलग क्षेत्रों में कैसे प्रतिनिधित्व दिया जाए, ये सारे मुद्दों का समावेश है उनके राजनीति में। और वो जान रहे हैं कि मोदी जी के रहते हुए कभी सक्षम नहीं है। मोदी जी के ऊपर जब तक पूरा दबाव नहीं बनाया जाएगा, या तो उनकी सरकार बिना दबाव के काम नहीं करेगी, और दबाव में ये सरकार झुकती हुई दिखी है। राहुल गांधी को हम लोग को मानना पड़ेगा, जो मोदी जी की सरकार माना जाता था पिछले 10 वर्षों में कभी झुकती नहीं थी। 2024 के बाद से हम लोगों ने वो तो दौर भी देखा जब ये सरकार यूटर्न लेने के लिए बाध्य भी हुई। तो ये बात से मैं सहमत हूं कि सरकार के ऊपर दबाव बनाना और अपने बुनियादी जो मूल्य है उसको क्रियान्वित करना। और मैं अभी भी सहमत हूं इससे कि बिहार के राजनीति में बहुत बड़ा घटनाक्रम की तरफ बिहार अग्रसर हो रहा है।
वहां पे जो खिचड़ी पक रही है वो अलग अंदाज में चीजें आगे चल रही हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार के संबंध एक घनिष्ठ किस्म के संबंध रहे हैं। लालू जी ने अगर उनको ऑफर दिया है, वो राजनीति के बहुत पुराने खिलाड़ी है राजीव जी, और अगर वो ऑफर उन्होंने पहले ही दे डाला था, वो ऑफर उन्होंने कोई यूं ही नहीं डाला था। तो वहां पे उनके तमाम गतिविधियों को देखते हैं तो उससे बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति दोनों ही जो है कि वो अलग दिशा में जाती हुई दिखाई देती है, और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बड़ी डवाडोल किस्म की नजर आती है राजीव जी। तो ये एक बड़े संकट की स्थिति है बीजेपी के लिए। और इनका एक मैं मानता हूं कि जो व्हाइट टी शर्ट का आंदोलन है वो एक मास्टर स्ट्रोक आंदोलन हो सकता है, बजाते कि कांग्रेस पार्टी इसको बड़ी मजबूती के साथ उस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करे, क्योंकि वो साउंड आज जनता की आवाज भी वही बात है जो उस व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट के आंदोलन के जो लक्ष्य कांग्रेस पार्टी बता रही है, आज जनता भी सरकार से यही डिमांड कर रही है। तो जनता की आवाज को प्रमुख नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी, हमें लग रहा है कि वो उसको बड़े मजबूती से उठा रहे हैं। और बीजेपी की सरकार घिरी हुई है, मुझे अभी भी पूरा विश्वास है राजीव जी, या तो प्रधानमंत्री मोदी जी 2025 के बाद 26 में हम लोग को प्रधानमंत्री नहीं दिखेंगे, देश मध्यावधि चुनाव की तरफ जा सकता है, या तो फिर प्रधानमंत्री पद पर परिवर्तन की स्थितियां दिख रही हैं। कल 18 जनवरी के डेट को मैं उस रूप में भी बिल्कुल रेखांकित करता हूं। वो 18 जनवरी का डेट केवल वो बिहार विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने वाला डेट नहीं है राजीव जी। अलग अलग कई पटकथाएं हैं जो समय के साथ खुलकर हम लोगों के सामने में आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अलग अलग पटकथाएं हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट हैं जिससे हमने शुरुआत की थी इस कार्यक्रम की, और वो बिल्कुल आने वाले समय में खुलकर सामने आएंगी। बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, और कैसे आप देखते हैं यहाँ अब दिल्ली का चुनाव कल से और कुछ, लेकिन 18 तारीख एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे, कल बीता हुआ दिन, लेकिन कहाँ है एनडीए? ये चर्चा, इंडिया की बात तो मीडिया के जरिए खूब उठाने की कोशिश होती रही, लेकिन ये पूछा जा रहा है कि आखिर एनडीए कहाँ है? एनडीए में ये जो टूट फूट की बात लगातार आ रही है, क्या एनडीए को बचाना अब पहली प्राथमिकता रहेगी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए? और राजीव जी, एनडीए को बचाना उनकी पहली प्राथमिकता नहीं है, मोदी जी की कुर्सी बचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। तो एनडीए बचे या ना बचे, मोदी जी की कुर्सी बची रही किसी तरीके से। तो अब जाहिर सी बात है कि मोदी की कुर्सी तभी बचेगी जब एनडीए बचेगा। तो अब मजबूरी है उनकी दोस्ती, एनडीए को बचाना है, वरना प्राथमिकता में एनडीए नहीं है। वरना 10 साल तक एनडीए को क्यों नहीं पूछा था भाई? जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तभी एनडीए याद आया 10 सालों में, वरना तो एनडीए याद ही नहीं आया था। और फिर जब प्रधानमंत्री बने तीसरी बार, मतलब जब उनका नाम प्रस्तावित किया जा रहा था, तब उनको एनडीए याद आया। तब 10 साल में जो मोदी सरकार थी बदल के एनडीए सरकार हो गई। तो प्राथमिकता जो है वो मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी, वो मोदी जी की सरकार बचाना है कि कैसे सरकार बची रहे। लेकिन सवाल ये कि सरकार तो बची रहेगी, ठीक है। अब आप दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, आपने यहाँ चिराग पासवान की पार्टी को, जेडीयू को 1 सीट दे दी, लेकिन अजीत पवार बेचारे जिन्होंने 30 प्रत्याशियां खड़े कर दिए हैं दिल्ली में, उनको 1 भी सीट नहीं दी। तो कहाँ है एनडीए? जितना मांझी मांग रहे थे दिल्ली में कम से कम 10 सीटें, 1 भी सीट नहीं दी, तो कहाँ है एनडीए? अब गए हैं चंद्रबाबू नायडू के नेहोरे करने के लिए कि भाई नीतीश कुमार का गड़बड़ करें तो सरकार बचा लेना, कहीं तुम भी मत भाग जाना। तो अब ठीक है, अब मतलब परिक्रमा करना शुरू हो गई है। यानी राजीव जी, अब जो चाणक्य कहे जाते थे, वो चाणक्य महोदय अब पुराना वाला जो एनडीए था अटल जी के समय का, उसमें जो जॉर्ज फर्नांडिस की भूमिका हुआ करती थी, अब धीरे धीरे उसमें लौटकर आ रहे हैं। और ये मजबूरी जो है साफ तौर पर सामने दिखाई पड़ रही है कि अब उनको, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस जो थे वो माया से लेके ममता और जयललिता तक दौड़ लगाया करते थे, अब नीतीश कुमार की दौड़ जो है वो पटना से विशाखापट्टनम और विशाखापट्टनम से मुंबई जो है ये होती रहेगी लगातार। जब तक की सरकार गिर नहीं जाती है तब तक ये दौड़ उनकी चलती रहेगी। तो अच्छी बात है, थोड़ा भागने दौड़ने को अब अमित शाह को मिल रहा है और देश भ्रमण करने को भी मिल रहा है। मणिपुर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन चलिए कम से कम विशाखापट्टनम पहुंच जाएंगे, आंध्र प्रदेश पहुंच जाएंगे, मुंबई पहुंचेंगे, पटना पहुंचेंगे, देश घूमने को मिलता रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर राजीव जी बात यही है कि जो आपका सवाल था कि भाई कहाँ है एनडीए, वो एनडीए अगर है तो दिल्ली में फिर अजित पवार को सीटें क्यों नहीं दी गई, और अगर एनडीए है तो उसकी बैठक कब हो रही है? अब खबर आ रही है राजीव जी कि वो जेपी नड्डा जो फिर बने रहेंगे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के। यानी जिस पार्टी को अपना एक अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है, वो किस तरीके से जो है एनडीए बचाएगी? तो पहले अपना अध्यक्ष ढूंढे, जो नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इसका मतलब राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी में अकाल ही अकाल है। यानी नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं मिल पा रहा और जेपी नड्डा के अलावा दूसरा कोई अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा। तो ये कैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है? तो इसे अपनी कमियों पर ध्यान देना चाहिए। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी ने नई लड़ाई छेड़ी है, और कल जिस तरीके से पटना उसका साक्षी बना है,
और लालू यादव के घर पे बैठकर जो सियासी रणनीति तैयार हुई है उसने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों को हिलाकर रख दिया है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दोनों को हिलाकर रख दिया है, भारतीय जनता पार्टी को भी, एनडीए को, और लालू प्रसाद यादव, इधर राहुल गांधी। और ये चर्चा अभी आने वाले समय में और भी होगी, बहुत होगी। और कई लोग कहते हैं सिर्फ पॉलिटिकल चर्चा करते हैं, अत्याचार, बलात्कार, इन सब की बात आप नहीं करते। पॉलिटिक्स को ठीक कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देश की राजनीति पॉलिटिक्स से, जो पॉलिटिक्स है देश उसी से चलता है, आप सब जानते हैं। कई बार इसी मंच से, इसी न्यूज़ पॉइंट से ये बात मैं उन साथियों के लिए कह चुका हूँ कि अगर पॉलिटिक्स सही हो तो देश सही चलेगा। इसीलिए हम लोग पूछते रहते हैं कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है।